हेलो एवरीवन। 2026 के प्री में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, पिछले एक साल के इकनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इसी एक वीडियो में आपके कवर होंगे। और ये रिवीजन ओरिएंटेड एक वीडियो है, आपने रिवीजन के तौर पे इसे लेना है। ठीक है, नया कंटेंट अगर आपको इस वीडियो में दिखे तो उसको एकदम से आपने अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में एक एडिशनल बर्डन के तौर पे पड़ेगा। तो सभी लोगों को यही मेरी राय है, जो लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, अगर नए लोगों के पास ये वीडियो जा रही है तो आपने इससे एक रिवीजन के तौर पे लेना है। इस वीडियो को मैं बहुत ही फास्ट स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, है ना। और मेन हमारे जो इसमें पॉइंट्स होंगे, जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो चार चीज़ें होंगी। एक, फाइनेंशियल मार्केट, टर्म्स और ट्रेंड्स। टर्म्स बहुत ज़्यादा वो पूछता है, एक दो टर्म हर साल वो पूछता है। तो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट की टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम पढ़ेंगे, उनके ट्रेंड्स हम देखेंगे। फिर कमोडिटी को हम देखेंगे, क्योंकि कमोडिटी के ट्रेड से, एक्सटर्नल ट्रेड से हमारे, इससे वो सवाल पूछता रहता है क्या चीज़ हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से। फिर पॉलिसी और प्रोग्राम गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, खासतौर पे रेगुलेटरी बॉडीज़ के, वहाँ से वो सवाल पूछता है मैक्सिमम। और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हमारे, है ना, मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछली मैंने जो एक वीडियो बनाई डाउन टू अर्थ पे, देखो मैंने आपको क्लियर बोल के रखा है कि डाउन टू अर्थ है ना। और डाउन टू अर्थ के पिछले एक साल जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ऐसा ही मैंने पिछले साल भी किया, और उसमें मैंने बकायदा आपको बताया था कि ये चार टॉपिक है जो डायरेक्ट हिट थे डाउन टू अर्थ से। किसी ने यहाँ पे, है ना, मिनल जी हैं, एक लर्नर है कोई, इन्होंने नीचे कमेंट कर रखा था कि 2025 वाले प्री वाले वीडियो में तो नहीं है कोई डायरेक्ट हिट। तो मैंने यहाँ इसी से एआई से पूछ लिया कि आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट मैंने कवर किया है कि नहीं किया है। वो उन्होंने यहाँ एआई ने बता दिया, है ना। एक जो सबसे अतरंगी क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था, जिसका लगभग किसी को आइडिया नहीं था कि अर्थ का पोल किस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने पूछा कि अर्थ के पोल की शिफ्टिंग की कोई चर्चा हुई है, तो इन्होंने बताया इस टाइमिंग के आसपास ये चर्चा हुई है। एक दो और ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने अगेन आपको कहा, आज भी मैं इसमें कहता हूँ, हो सकता है इस वीडियो से आपके 0 क्वेश्चन बने, हो सकता है इससे 0 क्वेश्चन बने, व्हाट इफ एनीथिंग, है ना। लेकिन भाई एक बात जरूर है इसमें कि जैसे ये डाउन टू अर्थ वाला वीडियो है, आप सभी लोग जाकर के देख सकते हैं, आपके पिछले 2 साल के करंट अफेयर इसी में आपके कवर हो जाएंगे इन 3-4 वीडियोस में। ये तो हालांकि एक ही है, सिंगल शॉर्ट वीडियो है इस साल का, पिछले साल मैंने 2 वीडियो जैसे लाए थे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट दे सकता हूँ जहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है पूछने की। अब मान लो ये भी ना पूछा होता तो क्या वो वेस्ट हो जाता? नहीं, वो पेरिफेरल नॉलेज आपके काम आती है। दूसरी एक और मैं क्लैरिफिकेशन आप सभी को दे दूं, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैंने ये 10-15 दिन पहले, जब मैंने ये वीडियो अपलोड की, 7 दिन पहले, है ना, 7-8 दिन पहले, तब मैंने आप सभी को बता रखा था कि इकोनॉमी पे भी मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा। फिर मुझे बार बार टेक्स्ट आ रहे हैं, इस पे टेलीग्राम पे भी आए कि आप 7 दिन हो गए, आप लाए क्यों नहीं। पहली बात तो इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें करने में टाइम ज़रूर लगता है। अगली बात, है ना, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे डालने की ज़रूरत पड़ी कि भाई पिछले एक हफ्ते से मैं खुद भी बीमार हूँ, है ना। ये पर्ची है, मेरे नाम की पर्ची है ना, और मेरी टांग में दर्द है किन्हीं कारणों से, है ना, एक बड़ी मेजर एक इंजरी हुई है। तो फिर मन भी नहीं करता है अगर आप मेडिकेशन में हो, राइट। बावजूद इसके हम इस पूरी वीडियो में कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की इन 4 एरिया से, क्योंकि आई वांट टू मेक इट हाई प्रिसीजन वीडियो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब 5-6 घंटे की मैंने कोई भी वीडियो निकाल दी, नहीं। मैं चाहता हूँ कि भैया इसका प्रिसीजन अच्छा हो और प्रिसीजन अटैक हो, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बने। शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है ना। और मैं ये टाइमलाइन में भी नीचे डाल दूंगा कि हाँ स्टार्टिंग यहाँ से है, इससे पहले जो भी है बकवास है। शुरू करते हैं। एंड यस, एक और चीज़, 1.5x का इसमें आपको ऑप्शन है। जिन जिन को लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ, वो 1.5x पे देखें। पहला, मनी कंट्रोल का ये एक आर्टिकल है बॉन्ड यील्ड के बारे में। ये हमें बॉन्ड यील्ड कर्व और गोल्ड और सिल्वर के बॉन्ड यील्ड कैसे जा रहे हैं, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल मैंने इसमें इसीलिए डाला है ताकि हम कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बॉन्ड मार्केट के बारे में जान लें। बॉन्ड मार्केट के बारे में हमने ये बात रटनी है,
आपके लिए रट्टे के लिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ ऐड कर रखा है कि अगर यील्ड बढ़ेगी तो क्या क्या होगा। ये मैं आपको एक मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा कि बॉन्ड यील्ड एक्चुअल में होता क्या है। और अगर इससे वो लिंक करके आपसे सवाल पूछे कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो डेट मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, अगर ऐसे वो आपसे सवाल पूछे तो वो भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कंपनी, एनी गवर्नमेंट, एनी म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा। बॉन्ड पे लिखा होता है एक प्राइस जो होता है बॉन्ड की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होगी मान लो 100 रुपए, लेकिन सरकार बोलती है कि नहीं, मैं ये बॉन्ड आपको इशू करूंगा फेस वैल्यू से थोड़ा कम, मैं आपको ये इशू कर दूंगा 95 रुपीज में, और जब आप मुझे ये बॉन्ड का इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होकर के वापस देंगे, जो इन्वेस्टर है वो सरकार से 100 रुपए का बॉन्ड 95 रुपीज में खरीदेगा, 1 साल बाद 2 साल बाद वो उसे सरकार को वापस कर देगा और सरकार अब उसे देगी 100 रुपए, 5 रुपए होगा इन्वेस्टर का प्रॉफिट। तो ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। ये मार्केट वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में, जो कि ट्रेडेबल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट इज ई कुबेर, जहां पे आरबीआई पहली बार एक बॉन्ड को इशू करता है, आरबीआई डायरेक्टली इन्वेस्टर को। पर हो सकता है इन्वेस्टर उस बॉन्ड को सेल करना चाहे, तो वो सेल कहां करेगा? बॉन्ड मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, है ना। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप कोई बॉन्ड परचेज कर सकते हो, कोई भी दूसरी, है ना, 5paisa.com के थ्रू आप बॉन्ड परचेज कर सकते हो। ऐसी जो सेकेंडरी मार्केट्स है वहां पे हो सकता है ये बॉन्ड सस्ता भी बिके और महंगा भी बिके। इन्वेस्टर को हो सकता है 95 रुपीज में खरीदा हुआ कोई बॉन्ड उसे 90 रुपए में बेच देना पड़े। तो अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो रह गई? अब 95 नहीं, 90 रुपीज रह गई है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का ये जो डिफरेंस है इसे आप कहते हैं यील्ड, बॉन्ड यील्ड। ये बॉन्ड यील्ड जितनी ज्यादा होगी, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ये बॉन्ड यील्ड जितनी ज्यादा होगी, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से जितनी कम होगी किसी भी बॉन्ड की, सरकार को वो बॉन्ड उतना सस्ते में इशू करना पड़ेगा। दैट मीन्स सरकार को लौटाने 100 ही रुपए हैं, क्योंकि बॉन्ड की डिमांड कम है इसलिए मार्केट वैल्यू इसकी गिर गई है। डिमांड कम होने की वजह से सरकार अब अगला बॉन्ड सस्ते में इशू करेगी। वो चाहेगी कि 89 रुपीज में इशू करे ताकि इन्वेस्टर इसे खरीदे भी। तो अब जितनी ज्यादा ये गिरती रहेगी मार्केट वैल्यू या फिर बॉन्ड यील्ड जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, सरकार को उतना महंगा कर्जा लेना पड़ेगा। दैट मीन्स सरकार का फिस्कल डेफिसिट उतना ज्यादा होगा, सरकार को उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अपने बॉन्ड में। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अब अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो याद रखना वो आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ भी लिंक्ड है। वो बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ भी ये लिंक्ड है। देयर इज समथिंग नोन एज एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जो सारे बैंक आजकल फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर वन ऑफ द बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड के जो प्राइसेस है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइसेस या फिर कोई भी दूसरा बेंचमार्क ले सकते हैं बैंक, जिसको कि वो ट्रैक करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट के लिए। समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट इसलिए भी बढ़ जाते हैं बैंकों के क्योंकि सरकार अब बॉन्ड इशू करके तो उसे उतना फायदा नहीं है ना। अब सरकार अगर 10% इंटरेस्ट पे कर रही है अपने कर्जे के लिए, तो बैंक क्या सिटीजन्स को लोन देंगे? नहीं, वो तो डायरेक्टली सरकार को जाकर के लोन देंगे और वो सिटीजन्स को भी बोलेंगे कि भैया आपको अगर हमसे लोन लेना है तो सरकार हमें 10% दे रही है, तुम भी 10% हमें दो। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड स्टॉक और कमोडिटीज में कम होंगे। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टर बोलेगा कि यार सरकार तो हमें 10% यहाँ पे दे रही है और वो भी गारंटेड इंटरेस्ट, हम क्यों वॉलेटाइल सिक्योरिटीज में या वॉलेटाइल स्टॉक्स में अपना पैसा मरवाएं। तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉक से पैसा निकाल के बॉन्ड में डालेंगे। इसीलिए जब भी वो बोले कि बॉन्ड्स महंगे हो गए हैं, इसीलिए जब भी वो बोले कि टेपर टेंट्रम हुआ है, फेड टेपरिंग हुई है, राइट, फेड टेपरिंग की अगर पॉलिसी हुई है, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं फेडरल रिजर्व के द्वारा। अगर फेड टेपरिंग हुई है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, बॉन्ड के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बैंकों के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टर अब क्या करेगा?
अगर टेपर टेंट्रम या फेड टेपरिंग हुई है ना, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं उसे कहते हैं फेड टेपरिंग, यूएस फेडरल रिजर्व। तो यूएसए के इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकालेंगे और क्या होगा, कैपिटल फ्लाइट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें महंगे बॉन्ड मिल रहे हैं, उन्हें ज्यादा यील्ड वाले बॉन्ड मिल रहे हैं स्टेबल यूएस मार्केट में। समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये लिंक आपको ध्यान रखना है। अगला है ट्रिफिन डायलेमा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है बहुत ज्यादा। देयर वाज अ डिमांड ऑफ हैविंग अ ब्रिक्स करेंसी, और यूएस का कहना है कि अगर आपने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च की तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि हम आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा लेंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। और यूएस चाहता है कि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी बनी रहे। ऐसे में ट्रिफिन डायलेमा बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल है। ये ट्रिफिन डायलेमा क्या है, इतना कर आपको ध्यान में रखना है। ट्रिफिन डायलेमा है, अगर किसी भी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बने रहना है, मान लीजिए यूएस डॉलर को अगर ग्लोबल करेंसी बने रहना है तो दूसरी कंट्रीज को तो यूएस डॉलर चाहिए, दूसरी कंट्री को यूएस डॉलर चाहिए। यूएस डॉलर इशू कौन कर रहा है, यूएसए। वो दूसरी कंट्री यूएसए से यूएस डॉलर कैसे लेंगे, या तो वो यूएस डॉलर उनसे बाय कर ले डायरेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी आकर के है ना यूएस डॉलर बाय करते रहे। क्यों? क्योंकि वापसी में यूएसए को गोल्ड देने की लिमिट है, गोल्ड बहुत महंगा है नंबर 1 और कम अवेलेबल है। और यूएसए उनकी जैसे इंडियन रूपी का वो करेगा भी क्या, उखाड़ेगा भी क्या। यूएस क्यों डॉलर देगा इंडियन रूपी के बदले में, बहुत मुश्किल है। तो ये वाला एक मुश्किल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वो इंटरेस्ट पे यूएस डॉलर ले ले, वो बोले कि हम आपसे इंटरेस्ट पे कर्जे के तौर पे यूएस डॉलर ले रहे हैं। ये एक सस्टेनेबल और वायबल ऑप्शन नहीं है। फ्री ट्रेड अगर आपको करवाना है यूएस डॉलर का यूज करते हुए तो भैया यूएसए को डेफिसिट में रहना पड़ेगा, यूएसए को इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा, ताकि यूएसए में ट्रेड डेफिसिट रहे और वो इंडिया को डॉलर पे करता रहे। इंडिया से वो $80 की गुड्स ले और इंडिया को वो सिर्फ $70 का गुड्स एक्सपोर्ट करे। जो बचा हुआ $10 है, ये इंडिया के पास ये एक सरप्लस अमाउंट आ जाएगा, सरप्लस डॉलर आ जाएगा। सरप्लस डॉलर होने की वजह से फिर अगले ट्रेड में इंडिया डॉलर है ना उस डॉलर का यूज कर पाएगा यूएसए से ट्रेड करने के लिए। इन अ नटशेल प्रिंसिपल सेज कि अगर किसी कंट्री को अपनी करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाए रखनी है तो ओवरसी डिमांड ऑफ डॉलर बनी रहेगी। इसके लिए उन्हें ट्रेड डेफिसिट में हमेशा रहना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ना तो ट्रेड डेफिसिट चाहते हैं ना तो डी डॉलराइजेशन चाहते हैं। इसी को कहते हैं ट्रिफिन डिलेमा। ऐसे में एक और सिस्टम है जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ईरान और गल्फ में जो इंस्टेबिलिटी चली हुई है उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। पेट्रो डॉलर सिस्टम यूएस में ये आप बहुत इजीली इसे समझ सकते हैं कि पेट्रो डॉलर सिस्टम चल कैसे रहा है। पेट्रोलियम और डॉलर का सिस्टम, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूएसए फायदे में है। वो कैसे? ये एक साइकिल ऑफ रोटेशन है जिसमें पेट्रोलियम और डॉलर का साइकिल चल रहा है। 1970s में यूएसए ने गल्फ की मेजर जितनी भी कंट्रीज है, मेजर गल्फ की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ मिल करके एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करी। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, गल्फ की सारी कंट्रीज जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, उसे जिन भी कंट्रीज को आपको बेचना है, चाहे चाइना को बेचो, चाहे किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बेचो, जिनको आपको वो बेचना है, आपको डॉलर में ही ऑयल का ट्रेड करना है। डॉलर में ऑयल का ट्रेड आ जाएगा। मान लो सऊदी अरेबिया ने डॉलर में पूरा ऑयल बेच दिया, उसके पास डॉलर ही डॉलर आ गए। सऊदी अरेबिया उस डॉलर का अब करेगा क्या? वो थोड़ी ना उखाड़ेगा, वहां तो अपने उनके दिरहम है, अपने उनके दिनार है। तो फिर सऊदी अरेबिया क्या करेगा इस डॉलर का? वो जाएगा, भाई डॉलर का कुछ तो मुझे फायदा हो, वो उस डॉलर को ले जाएगा। डॉलर को कहां यूज करेगा? जहां वो यूज होना चाहिए, यूएस के मार्केट में। उसी डॉलर को ले जाकर के जो उसने तेल से खरीदा, उस डॉलर को ले जाकर के वो यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। यूएस इन्हीं इन्वेस्टमेंट का यूज करके, इसी डॉलर का यूज करके सऊदी अरेबिया या फिर गल्फ कंट्री से अपने लिए और ज्यादा ऑयल भी परचेज करेंगे।
ये साइकिल चलता रहेगा। अल्टीमेटली फ़ायदे में कौन है? यूएसए। अपनी ही करेंसी का यूज़ करके वो एक तरीके से ऑयल भी खरीद रहा है, एनर्जी भी खरीद रहा है, अपना ऑयल वो एक्सपोर्ट करे जा रहा है, इनसे वो ऑयल खरीद भी रहा है और यूएस में उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम, अ सिस्टम दैट एस्टेब्लिशेस फाइनेंशियल हेजेमनी ऑफ यूएसए। कन्वर्टेबिलिटी पे आते हैं। कन्वर्टेबिलिटी एक मेजर डिमांड रही है कि हमें फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी चाहिए। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉरेन से इंडिया आ रही है, मान लो डॉलर में किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी इन्वेस्टर ने $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो रूपी में कन्वर्ट करके करेगा ना। इंडिया के स्टॉक्स में या इंडिया की कंपनियों को डॉलर का क्या लेना देना, उसे चाहिए रूपी में इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टर पहले रूपी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो रूपी में इंडिया में 7,000-8,000 करोड़ रुपए उसने 9,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रखा होगा। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि उसने जितना भी यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, क्या एकदम से वापस यूएस डॉलर में वो कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर पैसा निकाल सकता है क्या? दैट मीन्स अगर हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रखते हैं तो वॉलेटिलिटी बहुत आ सकती है मार्केट में। क्यों? एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होगी, एकदम से इन्वेस्टमेंट घटेगी क्योंकि अपनी मनमर्जी चल रही है यूएस डॉलर को रूपी में इन्वेस्ट करने में और रूपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने में। अगर अपनी मनमर्जी चलती रहेगी तो रेगुलेटर्स के हाथ से चीज़ें निकलती भी जाएगी। इसी को आप कहते हैं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो कि इंडिया में आज के दौर में नहीं है। इंडिया में आज के दौर में पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है और जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, रेलेवेंट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स फॉर बॉन्ड मार्केट्स इट इज़ आरबीआई, फॉर द इक्विटी मार्केट इट इज़ सेबी। तो जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के वो हैं रेगुलेटर्स हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है आज के दौर में एक लिमिट के बियॉन्ड। लेकिन करंट अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट क्या हुआ? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आपने गुड्स और सर्विसेज ट्रेड करनी है, आपने घी बेचना है यूएस में, तो घी बेचना है यूएस में, उसके लिए आपको 10 महीने थोड़ी ना वेट करना चाहिए कि यूएस से भाई $1 बिलियन आ रहा है, मैं अभी वेट करता हूँ, घी अभी दे देता हूँ, 10 महीने बाद इसको कन्वर्ट करूँगा। नहीं, उससे तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस उतनी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो करंट अकाउंट में तो होना ही चाहिए फुल कन्वर्टेबिलिटी, जो 1994 के बाद से है। 1994 में इसमें रिफॉर्म लाए थे, तारापुर कमेटी इससे सजेस्ट रिलेटेड है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ये अभी भी पार्शियल है इंडिया में। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के अलावा, कैपिटल फ्लाइट्स के अलावा, मैंने बताया ना एकदम से कैपिटल बाहर निकाल सकते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर, इसके अलावा एक जो प्रिंसिपल इसके साथ डिस्प्यूट में आता है वो है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इसी को कहते हैं मुंडेल्स इकोनॉमिक ट्रेलेमा। मुंडेल का जो ट्रेलेमा है ये क्या कहता है कि अगर आप फ्री कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रखें, फ्री कैपिटल मोबिलिटी रखें, है ना, और मॉनेटरी ऑटोनॉमी रखें और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट भी साथ में आप करना चाहें, तो ये तीनों एक साथ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी या फुल कैपिटल मोबिलिटी रख ली, फुल कैपिटल मोबिलिटी रख ली कि कभी भी इंडिया से पैसे निकालो, कभी भी इंडिया में पैसे डाल दो, तो वो जो एक्सचेंज रेट है वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि कई बार $10 बिलियन इंडिया आ जाएगा, कई बार एकदम से $5 बिलियन निकल भी जाएगा, तो वो जो रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये याद रखो। तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आपने फ्री कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रखा। मॉनेटरी ऑटोनॉमी भी गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, तो जो मॉनेटरी ऑटोनॉमी है, फ्री मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी आपकी चरमरा जाएगी। इसे कहते हैं मुंडल इकोनॉमिक ट्रिलेमा। ये एज अ प्रिंसिपल इसके अगेंस्ट जाता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसी स्कीम आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बजट में इसमें छुटपुट कुछ प्रोविज़न है। वो ये कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंसी स्कीम 2026 बजट में अनाउंस किया गया है कि जो TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, है ना, फॉरेन रेमिटेंसीज के लिए, वो
रिड्यूस कर दिया गया है अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम के तहत एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करते हो। ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना टीसीएस रिड्यूस हुआ है, ये जानने की ज़रूरत है कि अच्छा जो टीसीएस है ये क्या है ना, और किस लिमिट के बियॉन्ड टीसीएस लगता है, ये जानने की ज़रूरत है। एलआरएस ट्रांजैक्शन के अंडर जो ऑथराइज्ड बैंक है वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं जब एक स्पेसिफाइड लिमिट के बियॉन्ड आप फॉरेन इंडिया से पैसे भेज दो। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम 2004 में एक्चुअली इशू की गई। इससे पहले क्या होता था, अगर आपको मान लीजिए अगर आप पत्रकार हैं और आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपको एक अपने एडिटर के द्वारा साइंड एक लेटर ले जाकर के आरबीआई के पास ले जाना होगा। आपको कहना होगा कि मैं यूएस जा रहा हूँ, मुझे इतने टाइम का स्टे है, मुझे डॉलर दीजिए। तो आरबीआई आपसे रुपये लेकर के कुछ डॉलर देगा, और वो बहुत कम अमाउंट हुआ करता था, है ना, 1000-2000 डॉलर, जिसमें कि सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल था उस दौर में। दूसरी बात, कुछ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी थी, जैसे मान लीजिए रशिया जैसी कंट्री है तो वहाँ रूबल चलता था, एक रूबल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी। वो ये कि रशिया के अंदर जाकर के आप रुपी दे करके वहाँ रूबल ले सकते थे रशिया में जाकर के। उसके लिए आरबीआई से ज़रूरी नहीं था कि आप रूबल दो। तो आरबीआई क्या कर देता था कि थोड़ा पैसा वो इंडिया में दे देगा उनको और बोलेगा कि अच्छा इसका 30-40% रशिया में जाकर के रूबल ले लेना। लेकिन उसमें चलता था ब्लैक का ट्रेड, है ना, क्लियरेंस अवॉइड करने के लिए, और वो 8-9 गुना महंगा पड़ता था आपको रूबल। तो इफेक्टिवली कोई उसको यूज़ करता भी नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इंडिया की ट्रेड सिचुएशन इंप्रूव हुई 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम लाई, और इसमें कहा गया कि $2.5 लाख आप पर फाइनेंशियल ईयर एक इंडिविजुअल इंडिया से बाहर भेज सकता है। $2.5 लाख बहुत ज़्यादा होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 90 से इसे गुना कीजिए, है ना। तो ये प्रोविज़न लाया गया, और ये सारे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए इंक्लूडिंग माइनर, उनके लिए ये अवेलेबल है। पर पर्सन $2.5 लाख, $2.5 लाख यूएस डॉलर। लेकिन ये कॉरपोरेट के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए और ट्रस्ट के लिए भी ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम लाई गई है। आपको ये याद रखना है। और आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉरेन मार्केट में जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, ट्रेडिंग है फॉरेन मार्केट में, मान लो आप जाकर के यूएस में जाकर के $2.5 लाख इंडिया से निकाले और यूएस में आपने वो उड़ा दिए स्टॉक एक्सचेंज में, है ना, तो उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। गैम्बलिंग में, लॉटरी परचेजिंग में और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में, इन सब चीज़ों में आप लेकिन इस अमाउंट का यूज़ नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड चीज़ों में ही आप इसका अमाउंट यूज़ करेंगे। जिन लोगों ने $2.5 लाख की लिमिट ब्रीच करी उन पे लगेगा टैक्स, टीसीएस, और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा। तो इज एंटायर अमाउंट अंडर एलआरएस फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, है ना। अंडरस्टैंडिंग ये बैठती है कि 2.5 लाख तक जो है ये फ्री है। इसके अबव भी क्या आप कर सकते हैं रिमिट? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल चाहिए नंबर 1, नंबर 2 उस पर टीसीएस लगेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सिंपल बात है। अगली बात कि सेबी ने जो डेरिवेटिव है इसके लिए कुछ स्ट्रिक्टर रूल्स जो हैं वो लाए हुए हैं। क्यों? वॉलेटाइल हो गई है रूपी और इसकी मार्केट। अब ये डेरिवेटिव क्या है हमें बस ये जानना है, ये नहीं जानना है कि सेबी के रूल क्या है। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू कहीं से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी इतनी, है ना, मान लो मैं गोल्ड लेना चाहता हूँ, मेरी इतनी औकात है ही नहीं कि मैं गोल्ड ले लूँ, तो मैं गोल्ड का एक डेरिवेटिव लूँगा, है ना। जैसे ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है? गोल्ड से डिराइव कर रहा है, गोल्ड से अपनी वैल्यू को वो डिराइव कर रहा है, गोल्ड की वैल्यू को वो ट्रैक कर रहा है। अगर गोल्ड की वैल्यू 10% बढ़ी है तो गोल्ड ईटीएफ की भी वैल्यू 10% बढ़ेगी। गोल्ड ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि गोल्ड की वैल्यू को कॉपी कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और आप अपने हिसाब से ईटीएफ में पैसा डाल सकते हैं। गोल्ड तो आपको 1 ही ग्राम लेना पड़ेगा मिनिमम, लेकिन ईटीएफ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट।
ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम काफ़ी न्यूज़ में है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है? जो आजकल इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर फेस कर रहा है। हालांकि और ये क्या प्रॉब्लम है? ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि भैया इसमें बैंक भी एनपीए में है, बैंक में एनपीएज हैं बहुत ज़्यादा, और जो कॉरपोरेट सेक्टर है ये भी डेट में है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही है। बैंकिंग सेक्टर भी जो है उनकी बैलेंस शीट भी खराब हो रखी है, कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट भी खराब हो रखी है, कोई भी फायदे में नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर लोन अपने वापस नहीं कर पाएगा, है ना, और जो बैंकिंग सेक्टर है वो जो है अपने एनपीए कवर करने के लिए नए लोन इशू करता जा रहा है, इससे बैड लैंडिंग होती है। इसे आप कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। आप मुझे बताएंगे कि नंबर 1 ड्वार्फ फर्म हम किसे कहते हैं इकोनॉमी में? ड्वार्फ फर्म इकोनॉमी में किसे कहते हैं? नंबर 2 आप मुझे बताएंगे कि जॉम्बी फर्म इकोनॉमी में किसे कहा जाता है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये है कि दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर भी बैंकिंग सेक्टर भी दोनों स्ट्रेस में है, दोनों की बैलेंस शीट स्ट्रेस में है। ट्विन डेफिसिट लेकिन क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट आपकी इकोनॉमी का चल रहा हो, मतलब जो आपका जो इंडिया का है ना, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, और साथ में आपका फिस्कल डेफिसिट भी हो, सरकार भी अपने डेफिसिट में हो, तो इन्हें कहते हैं ट्विन डेफिसिट। अगर आप 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक रिसर्च इनिशिएटिव हो जो आपका सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, है ना, इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करे, तो आप इस एक कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव को ज्वाइन कीजिए। मैंने खुद, है ना, पिछले 3-4 साल से मैं ये कर रहा हूँ। काफ़ी कम पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा एनरोल हो चुके हैं इसमें, तो आप इसमें अपनी एनरोलमेंट दर्ज कर सकते हैं। वन थिंग आई प्रॉमिस यू गाइज इज़ कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे civilspot.in पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा। जो लोग एनरोल हुए हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देखें नीचे, है ना, अपनी वो ज़रूर दें कि फीडबैक ज़रूर दें, कभी आपको शिकायत का वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों में से बहुत लोग मेंस की तैयारी के लिए 2026 2027 के मेंस की तैयारी के लिए सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करें जहां आपको डेली मेंटरशिप मिले, लेकिन बड़े कोचिंगों में ऐसा नहीं होता है। आपको वो प्रॉमिस करते हैं लाइव आंसर राइटिंग, लेकिन आपको बस क्वेश्चन वो देते हैं सामने स्क्रीन में लिखवा के। यहाँ पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और लाइव आंसर राइटिंग इसमें होती है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत भीड़ भड़ाका नहीं है, आज भी सिर्फ 9 लोग इसमें हैं इस पूरे ग्रुप में मेंस आंसर राइटिंग के। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, है ना। मैक्सिमम मैं 20-25 लोग इसमें लूँगा, है ना, क्योंकि मेरी भी लिमिट है लाइव इवेल्युएशन की। और ये नो डाउट डेली 5 क्वेश्चन लिखे जाते हैं टाइम बाउंड मैनर में। कंटेंट आपको इसमें फुल मिलेगा, पूरा जीएस का कंटेंट इसमें कवर्ड मिलेगा और हाई क्वालिटी कंटेंट है ना। वो जब मेंस की हम तैयारी करेंगे उस टाइम मैं डेमो वीडियो भी डालूंगा, लेकिन आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोज हु आर सर्टेन अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस आइदर 2026 और 2027 दे कैन एनरोल है। शॉर्ट सेलिंग पे आते हैं। शॉर्ट सेलिंग कई कारणों से न्यूज में रही है। सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क भी लाया है शॉर्ट सेलिंग के लिए, जिसमें नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया एक्सप्लिसिटली। दूसरा, शॉर्ट सेलिंग इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग का क्राइसिस हुआ। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर बोरो किए हाई प्राइसेस पे। जैसे ही प्राइसेस फॉल हुए तब उन्होंने शेयर सेल करके जो है वो कर दिया, ठीक है, वो रिटर्न कर दिए, है ना, लेसर प्राइसेस पे रिटर्न कर दिए। अब हम यहाँ समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग काम कैसे करती है। शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जहाँ पे हाई प्राइस पे, मान लीजिए 1000 रुपए का इस टाइम पे शेयर चल रहा है ना, और मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या फिर मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये शेयर ना यार ये घटेगा, ये 500 तक आएगा, 500 तक आएगा, ये घटेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी के पास जाऊँगा, उसे बोलूँगा कि अच्छा तेरा 1000 रुपये का शेयर है, मैं तुमसे तुम्हारा 1000 रुपये का शेयर बोरो करता हूँ। बोरो करूँगा मैं पैसे नहीं दूंगा इनको, मैं बोलूँगा कि मैं बोरो करता हूँ, मैं अपने पास रखूँगा, 3 महीने बाद मैं आपको ये वापस कर दूँगा।
और 3 महीने में सच में 1000 रुपए का ये जो शेयर है जो मैंने इससे बोरो किया, उस 1000 रुपए के शेयर को मैं बोरो करके स्टॉक मार्केट में बेच भी दूंगा। मान लो 1000 का ही बेचा, तो 1000 में मैंने स्टॉक मार्केट में बेचा, यहां से तो मैंने बोरो किया था, यहां मैंने आगे स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए का बेचा, मुझे मिल गए 1000 रुपए। फिर क्या होगा, जैसे ही इसके शेयर प्राइसेस गिरेंगे, जैसे ये 500 के आसपास आएंगे, मैं क्या करूंगा, मैं इस शेयर को अब 500 रुपए में खरीद लूंगा मार्केट से, और 3 महीने होते ही वो शेयर जो 1000 रुपए की वैल्यू पे मैंने खरीदा था, वही शेयर, खरीदा नहीं बोरो किया था, वही शेयर इसको इज्जत समेत 500 रुपए में वापस कर लूंगा। ये जो बीच वाला 500 है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। बस इतनी सी बात है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है, पहले क्या करते थे, इन्वेस्टर फ्रॉड कर देते थे। जो शेयर उनके पास है ही नहीं, है ना, जो शेयर है ही नहीं, वो बोल देगा कि अडानी ग्रीन मैं आपको बेच रहा हूं, उसका कोट कर देते थे पहले कि ले लो मेरे से अडानी ग्रीन ले लो। इसे कहते थे नॉट नेकेड शॉर्ट सेलिंग। आपके पास शेयर है ही नहीं, आपने बोरो अभी तक किया ही नहीं है, आप बस नेकेड शेयर को बेच रहे हो। नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो है इंडिया में बैंड है। अब आते हैं शेयर बाईबैक पे। शेयर बाईबैक जो है, इसके लिए भी सेबी ने रिसेंटली रूल्स अपने चेंज किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि कंपनी जब भी अब शेयर बायबैक करेगी, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर को। अगर आप एक इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, तो आपको मालूम है CDSL की आपको हर रोज ईमेल आती होगी कि हाँ, इस डेट को इस पर्टिकुलर कंपनी का वोटिंग है, इस डेट को इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बायबैक है, तो वो ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा रहा है। सेबी ने जस्ट क्लैरिफिकेशन दी कि जितने भी इन्वेस्टर है, अगर आप शेयर बायबैक कर रहे हैं, सभी इन्वेस्टर को आप मैंडेटरीली पहले इन्फॉर्म करो। अब ये शेयर बायबैक क्या होता है, कंपनियां नॉर्मली शेयर इशू करती हैं मार्केट में, क्यों, ताकि वो कैपिटल रेज कर ले। 10% शेयर उन्होंने मार्केट में इशू कर लिया, लोगों ने इस 10% शेयर के बदले उनको दे दिया 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपया। फायदा यह है कि उन्हें अब 1000 करोड़ रुपया मार्केट से मिल गया। इस 1000 करोड़ रुपए का यूज वो किस चीज के लिए कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस के लिए। नुकसान इसका यह है कि 10% उनकी इक्विटी ओनरशिप भी चली गई। तो कई बार कंपनी को लगता है यार ओनरशिप हमने ज्यादा ट्रांसफर कर ली, है ना, या फिर कंपनी के पास पैसा आ गया, कहीं से कंपनी के पास पैसा आ गया, उनके प्रॉफिट ज्यादा हो गए, उनकी अर्निंग ज्यादा हो गई, तो कंपनी के पास पैसा आ गया, उनके पास 500 करोड़ रुपया अभी भी उनके अकाउंट में है, तो वो क्या बोलेंगे, यार अपनी ही ओनरशिप वापस ले लेता हूं मैं। तो वो क्या बोलेंगे, वो शेयर बायबैक का ऑफर दे देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को। फोर्स्ड नहीं होता ये, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को बोलेंगे कि हम आपसे शेयर, अपने ही शेयर वापस लेते हैं, आपको हम उसका पैसा दे देंगे। इससे कंपनी की अपने ऊपर ओनरशिप बढ़ती है, और जो होस्टाइल टेक ओवर होते हैं उनको आप इजीली रोक सकते हैं। क्योंकि होस्टाइल टेक ओवर नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, क्यों, क्योंकि अडानी के पास ज्यादा शेयर हो गए उसके, उसे कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। उसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास अब ज्यादा शेयर हो गए, वो अपने शेयर के नंबर तक जो है वो कम कर सकते हैं। एक होता है शेयर स्प्लिट करना, एक होता है शेयर को मर्ज कर देना, तो वो ऐसा करके शेयर को मर्ज भी करवा सकते हैं और पर शेयर अर्निंग बढ़ सकती है। पर शेयर आपके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग शेयर थे, वो जो 10% शेयर थे, उसके लिए अब इन्होंने खुद ही डिमांड क्रिएट कर दी। वो मार्केट में गई कंपनी, बोला कि 10% शेयर मेरे मार्केट में है, मैं 5% बायबैक करना चाहती हूं, बताओ कौन देंगे। तो डिमांड क्रिएट करी ना आपने अपने ही शेयर के लिए, जहां डिमांड क्रिएट होगी वहां शेयर प्राइसेस ज्यादा होंगे। इन्वेस्टर अब शेयर प्राइसेस ज्यादा कोट करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है, हम आपको अपने आप ही के शेयर दे देते हैं, लेकिन हम 10%, 15% ज्यादा, 20% ज्यादा लेंगे, तो अपने ही शेयर के प्राइसेस उनके बढ़ जाएंगे, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट यह है कि कंपनी अपने ही कैश रिजर्व्स को इसमें डिप्लीट कर देगी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इससे लिमिट हो सकती है, और आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता है अर्निंग पर शेयर। इसकी वजह से रियल ग्रोथ नहीं हुई है कंपनी में, बस उसने अपने ही पैसे का यूज करके अपने अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर दिया। दूसरी बात, कंपनी का डेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए पहले कर्जा लेती है, और कर्जा लेकर के वो उस डेट का उपयोग करते हैं शेयर बायबैक में। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ध्यान में रखना है। पंप एंड डंप स्कैम्स इंडिया में टोटली बैंड है।
सेबी ने जो है पंप एंड डंप स्कैम को रोकने के लिए बड़े सारे ऐसे मिशंस लॉन्च करे। पंप एंड डंप स्कैम क्या है? यू सी ऑन यूट्यूब देयर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स टुडे, many of them are financial influencers and they have a considerable degree of followers of retail investors who are actually pooky investors। कई इन्वेस्टरों के पास 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए, 10,000 है, 1 लाख है, छोटे इन्वेस्टर है। ये चाहते हैं कि इनका 10,000 रुपए साल में, ये चाहते हैं कि इनका 1,000 रुपए एक दिन में 10,000 हो जाए। ऐसे में ये बन जाते हैं गलीबल और ये बन जाते हैं विक्टिम ऑफ पंप एंड डंप स्कैमर्स के। ये स्कैमर क्या करते हैं? ये अपनी यूट्यूब पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो डालेंगे, बोलेंगे कि फलाना ढिमकाना शेयर है, अगले 10 मिनट में ये ग्रो करने वाला है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। उनके 10,000 लोग, 15,000 लोग, 1 लाख लोग एकदम से उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ा होगा, बढ़ जाएगा शेयर का प्राइस। तो जिस पर्सन ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इसका प्राइस सच में बढ़ने वाला है, बाकी उसके फॉलोअर्स को एकदम से फील होने लगता है कि हाँ यार प्राइस तो एकदम सच में बढ़ रहा है, तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे। कैच यहाँ पे ये है कि उस पर्सन ने पहले खुद ही 10% शेयर, 15% शेयर अपने पास रख रखे थे उस पर्टिकुलर कंपनी के। तो जैसे प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। जैसे ही वो एक लिमिट पे पहुंचेगा और इसे लगेगा इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो वहां पे अपने शेयर बेच के रवाना हो जाएगा। जैसे ही इसने अपने शेयर डंप करे, बेचे, वैसे ही शेयर की एक्चुअल वैल्यू गिरती जाएगी। और पैसा किसका गया? पैसा गया रिटेल छोटे इन्वेस्टरों का। इस चीज़ को रोकने के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इंडिया में क्रिएट किया गया और ये कंपनीज एक्ट के तहत क्रिएट किया गया फंड है। इसको मैनेज करने के लिए अलग से बाकायदा एक अथॉरिटी बनाई गई है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, IEPFA, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्रिएट की गई थी 2016 में। इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग की बात पे आते हैं। ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज जब आपके पास कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी कंपनी की है। वो नॉर्मली तब जब आप कंपनी के इनसाइडर हो। मान लो आप कंपनी के CEO हैं, आपको मालूम है कि आपकी कंपनी अमेजोन के साथ एक बड़ी डील क्रैक करना चाहते हैं, यू हैव इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तो आप अपनी ही कंपनी के शेयर एकदम से खरीद लेंगे क्योंकि आपको पता है ये डील होने वाली है और उसके बाद से शेयर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यू हैड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और इसका उपयोग उठाते हुए, इसका फ़ायदा उठाते हुए जब आप अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग और इसे इंडिया में बैन किया गया है। फ्रंट रनिंग भी लगभग सेम है, फ्रंट रनिंग भी लगभग सेम है, लेकिन फ्रंट रनिंग जरूरी नहीं है कोई इनसाइडर करे। ये नॉर्मली ब्रोकर करते हैं, डीलर करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, मान लीजिए अमेजोन इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो ब्रोकर के थ्रू करती है, डीलर के थ्रू करती है ना, वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू इन्वेस्ट करती है। अगर डीलर, ब्रोकर, मार्केट इंटरमीडियरी, कोई भी मर्चेंट बैंकर, इसके पास एकदम से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये आउटसाइडर हैं सारे ब्रोकर, लेकिन इनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है कि इस कंपनी के बीच में ये डील होने वाली है, तो ये फ्रंट रनिंग करेंगे, सबसे पहले दौड़ेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने के लिए। इस प्रैक्टिस को कहते हैं फ्रंट रनिंग। और भाई साहब ये दोनों चीज़ें बैंड है इंडिया में। आर्बिट्राज नाम का एक वर्ड है जो कि इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली हुआ है कि दुनिया में अलग अलग जगह पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये अलग अलग हुए हैं, बहुत चेंज हुआ है। जैसे जो गल्फ है वहाँ पे कई जगह $147 पर बैरल ऑयल की प्राइस भी है, लेकिन जो टेक्सास है, यूएस का गुयाना है, नॉर्थ सी है, रशिया है, यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस बहुत कम है। तो एक कंट्री और दो कंट्री के बीच में जब एक गुड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो उस डिफरेंस को आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज से क्या होता है, मान लीजिए कंट्री ए है, यहाँ पर कोई भी चीज़, मान लो सोना मिल रहा है 70 रुपए का कंट्री ए में, कंट्री बी में वही उसी की कॉस्ट है 100 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 70 रुपये का सोना खरीद के कंट्री बी में अपना 30 रुपया बुक कर लूँगा। ये 30 रुपया है आर्बिट्राज। जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगा
ग्लोबल इकोनॉमीज में प्राइसेस का, उतना ज़्यादा आर्बिट्राज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है ट्रेडर्स में टेंडेंसी बढ़ेगी कि एक कंट्री में लो में बाय करें। जैसे फॉर एग्जांपल जापान का इंटरेस्ट रेट कई बार माइनस में रहता है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट 7-8% है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, जापान से माइनस में है ना, मतलब इधर को पैसा लेके, बैंकों से इधर को पैसा लेकर के वो लोन लेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ से वो 7-8% अपना बना के जापान खिसक जाएंगे। तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज। अब आते हैं एडीआर और जीडीआर के लिए, क्योंकि सेबी ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर डिपॉजिटरी रिसीट्स। यहाँ हमने सिर्फ है ना, हमने ये नहीं जानना कि एडीआर और जीडीआर क्या है, हमने जानना है डिपॉजिटरी रिसीट क्या है। मान लीजिए कोई कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी ए है, फॉरेन कंपनी, एडीआर जीडीआर ही नहीं होता है, आईडीआर भी है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट भी है। कोई भी कंपनी ए है, वो यूएस मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। मान लो इंडिया की कंपनी है, कंपनी ए अडानी, मान लीजिए अडानी है। अडानी क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए वो चाह रहे हैं कि यूएस के मार्केट से वो पैसा रेज करें, तो बजाय इसके कि यूएस के मार्केट में वो फॉर्मली खुद को रजिस्टर करे, वहाँ की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को बियर करे, और यूएस का भी जो इन्वेस्टर है बजाय इसके कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी यूएस की फॉर्मेलिटी है उसमें उलझे, अडानी क्या करेंगे, वो जाएंगे डिपॉजिटरी बैंक्स के पास, ये डायरेक्टली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये बोलेंगे कि सुन डिपॉजिटरी बैंक, वो कुछ भी हो सकता है, वो मॉर्गन हो सकता है, मॉर्गन है ना, जेपी मॉर्गन वगैरह, वो इस तरीके, मॉर्गन एंड स्टैनले, वो इस तरीके के कोई भी बैंक हो सकते हैं, है ना, डिपॉजिटरी बैंक्स। ये बोलेगा, अडानी जी बोलेंगे कि सुन, मुझे अमेरिका में से पैसा उठाना है किसी तरीके से इन्वेस्टर्स में से, मैं आपके पास दे रहा हूं अपने 100 शेयर, आपकी गारंटी है कि 100 रुपए के शेयर मेरे आपके पास हैं, आप इन 100 रुपए की शेयर की कॉस्ट वाली एक डिपॉजिटरी रिसीट इशू करो अपने मार्केट में। अब इन डिपॉजिटरी रिसीट में इन्वेस्ट करने के लिए यूएस के इन्वेस्टर को अलग से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो केवाईसी वगैरह है वो डिपॉजिटरी बैंक्स ने कर रखे हैं। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट, डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा इशू किए गए रिसीट। 100 रुपए के शेयर की रिसीट इशू कर देना कि हाँ मेरे पास इसके 100 रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, किसी को इन्वेस्ट करना है तो आ जाओ कर लो। जब कोई भी बाहर की कंपनी अमेरिका में जाकर के इस तरीके से पैसा रेज करना चाह रही है तो वो एडीआर कहलाएगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी अपने मार्केट में डॉलर में रिसीट इशू करेंगे जो कि बाद में ट्रेडेबल होगी। एक होता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, है ना, वो है कि वो अमेरिका के बाहर भी नॉर्मली जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, यूरोनेक्स्ट है, इस तरीके के स्टॉक एक्सचेंजेस में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू होती है। इंडिया की कंपनी जाएगी यूरोप में, वहाँ बोलेगी कि मुझे पैसा रेज करना है, ये पकड़ो 10% मेरे शेयर और गारंटी दो और एक रिसीट इशू करो कि हाँ आपके पास मेरे शेयर है और मैं इस रिसीट के बेसिस पे पैसा रेज कर सकता हूँ अपने लिए। एडीआर एंड जीडीआर, राइट। तो अच्छा, ये अब एफडीआई वगैरह पे आ गया। ठीक है, ये एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि पानी पीना ज़रूरी है, राइट। तब तक थोड़ा पॉज मारते हैं, 1 मिनट का पॉज है, 1 मिनट का, बस 1 मिनट का पॉज है, ज़्यादा नहीं। 1 मिनट ऐड चलाता हूँ मैं तब तक। आ जाओ भाई, आ जाओ, कहाँ है? ये है भाई, कर लेना ज्वाइन।
होता ये है कि इतनी भरी दोपहरी में अगर आप पढ़ा रहे हो और लंबा सेशन है तो नींद का मूड भी बन जाता है बीच में, ठीक है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको पानी पीते रहना पड़ता है, और बीच में अगर एक दो वर्ड में कुछ गलत बोल दूँ ऊपर नीचे, वो बन जाता है जब आप बहुत ज़्यादा फ्लो में हो। ऐसे ही जैसे हमने ADR GDR पढ़ा, ऐसे ही IDR भी है। फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में पैसा रेज करना हो तो बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस के गो थ्रू करे, वो इंडिया के डिपॉजिटरी बैंक्स में या डिपॉजिटरीज में, जैसे इंडिया में CDSL है, NSDL है ना, इन डिपॉजिटरीज के पास, है ना, इन डिपॉजिटरी एजेंसीज के पास अपने शेयर देंगे, बोलेंगे कि डिपॉजिटरी रिसीट इशू करो हमारे नाम के, आप अपना हेयर कट ले लो, 2% 3% शेयर आप रख लेना, है ना, हमारे शेयर्स के नाम पे इंडिया में डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर लो, वहाँ से जो पैसा आएगा वो हमें ट्रांसफ़र कर लेना, गारंटी के तौर पे हम आपके पास अपना ये शेयर रख दे रहे हैं। इन्हें कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट। अब देखिए कुछ एक जो है FDI इनफ्लो के ट्रेंड है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमारा FDI जो नेट FDI इनफ्लो है, ठीक है, ये काफ़ी कम हुआ है ना। अगर वो बोले कि पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली बढ़ा है FDI, नहीं, कंसिस्टेंटली कम हुआ है, नहीं, वो भी नहीं हुआ है। कंसिस्टेंसी इकोनॉमी में बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलती है, खासतौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप हो। सबसे ज़्यादा इंडिया FDI कहाँ से आया है? मॉरिशस नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, US नंबर 3 पे है। ये ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन ये तो श्योर है कि US नंबर 1 नहीं है, समझ रहे हो। मॉरिशस सिंगापुर का कंपटीशन है, लेकिन ये तो श्योर है कि US नंबर 1 नहीं है, सीधी सी बात है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से है, ये है सीक्वेंस, है ना, क्योंकि कई जगह आपको सिंगापुर नंबर 1 पे मिलेगा, मॉरिशस नहीं। लेकिन मॉरिशस एज ए सिंगल कंट्री 2005 के बाद से एज ए सिंगल कंट्री मॉरिशस का सबसे ज़्यादा शेयर है इंडिया में, सबसे ज़्यादा शेयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट में। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में है? एटलीस्ट ये याद रखना, सर्विसेज सेक्टर, फिर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI है। ऐसे याद रखना, सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा अपना FDI भी आता है, लगभग 16% के आसपास। फिर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, लगभग 16%। सबसे ज़्यादा जो रिच स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है आपकी FDI आ रही है, 31, 21, 35। अगर बोले कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात together they account for more than 55% of total FDI inflows, बात बिल्कुल सही है। ऐसे ट्रेंड बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं वो। फिर बजट से हमने कुछ एक की टेकअवेज लेने हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए, कि क्या बड़े टेकअवेज रहे हैं बजट में, क्या बड़ी अनाउंसमेंट रही है। पहली बात कि जो रेजिडेंट इंडिया के बाहर थे, है ना, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है ना, 180 दिन तक इंडिया से बाहर रहे, या जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO है, या जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो भी लोग हैं, पहले इन पे लिमिट थी लगभग 5% की, कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत इंडियन पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसे इंक्रीज कर दिया गया है 10% के लिए। दैट मीन्स इंडिया में अब थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे पहले सवाल वो ये पूछेगा कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। जैसे GST कौन सा है? इनडायरेक्ट है। क्यों भाई? गुड्स पे लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जहां पे टैक्स इंसिडेंस अलग हो और जहां टैक्स का इफेक्ट अलग हो, अलग जगह हो। अरे यार, ये हर बार का है। जहां इफेक्ट अलग जगह हो, इंसिडेंस अलग जगह हो। इंसिडेंस कहां है कि भैया पे कौन कर रहा है, इफेक्टिवली पे कौन कर रहा है? वो दुकानदार जहां से आप बिस्कुट खरीद रहे हैं। लेकिन सॉरी, है ना, नॉमिनल रूप में पे कौन कर रहा है? वो दुकानदार, क्योंकि GST जो नंबर है, GST रजिस्ट्रेशन नंबर उसके नाम पे है। लेकिन इफेक्टिवली प्रोडक्ट पे कौन GST पे कर रहा है? आप। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा जिसमें 5% GST भी था, आई थिंक। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस और इफेक्ट अलग अलग जगह है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपकी हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। अगर वो बोले कि सिर्फ सिक्योरिटीज सेल करते हुए ही लगेगा, नहीं, बाय करते हुए भी लगेगा, दोनों पे, बायर पे भी सेलर पे भी, सेल करते हुए भी लगेगा, दोनों पे, बायर पे भी सेलर पे भी।
इसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये पी चिदम्बरम जी की देन है। पहले ये बहुत ज़्यादा था, फिर उन्होंने इसे रिड्यूस कर दिया था, इतना कम रखा था ये। अब जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया 0.02 से 0.05, है ना, 0.15, 0.15, अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है। अगर बोले कि देयर इज़ यूनिवर्सल एसटीटी, भाई ये इस साल है, और इसी टैक्स के बढ़ने की वजह से बजट के अगले दिन 8% गिरावट आई थी आपके शेयर मार्केट में। मेरा भी बड़ा पैसा उसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ है ना, हूँ तो मैं गरीब आदमी, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसमें मेरा भी लगा हुआ था, गया। इसलिए, और हो सकता है कि एग्जामिनर का भी गया हो तो उसे याद होगा कि हाँ एसटीटी की वजह से ये कांड हुआ। तो अगर वो बोले कि यूनिवर्सल एसटीटी है इंडिया में, नहीं, अलग अलग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, फ्यूचर ऑप्शन के लिए अलग अलग है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ सेलिंग पे लगता है? नहीं, बाइंग पे भी लगता है, दोनों तरफ लगता है। पहले ये ज़्यादा था, पी चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था, अब काफ़ी कम कर दिया गया था, अब फिर से ये ज़्यादा हो गया। और उसके बाद पहले जब था तो पी चिदम्बरम ने बोला कि ठीक है, हम इक्विटी पे कोई दूसरा टैक्स नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी पी चिदम्बरम के टाइम पे नहीं थे। ये दोनों टैक्स भी बाद में आए, लगभग आई थिंक 2016-17 की ये देन है, करंट गवर्नमेंट की ही ये देन है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। इससे पहले ये भी नहीं थे, इससे छड़ा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था भाई स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो। अब तो बहुत ज़्यादा अलग अलग टैक्स हो गए हैं, लेकिन एक शर्त है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि आरबीआई ने इशू की थी, एनआरआई और जो पीआईओज हैं वो इंडिया में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में जो है शेयर्स पे और डिबेंचर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डिबेंचर क्या होता है, कई लोग ये पूछेंगे डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर कुछ नहीं होता है, डिबेंचर एक तरीके का आपका बॉन्ड ही है, लेकिन बॉन्ड है लगभग सिक्योर्ड। बॉन्ड को माना जाता है सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर कंपनी भी कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी होती है। मान लो कंपनी अगर बॉन्ड इशू कर रही है, वो बोल रही है कि मेरा जो ट्रेड है या मेरे जो शेयर की वैल्यू है वो 1000 करोड़ रुपए है, इन शेयर्स को गिरवी रख के मैं बॉन्ड इशू कर रही हूँ, उसे कहते हैं बॉन्ड। जब कुछ भी सिक्योरिटी पीछे ना हो उसे कहते हैं डिबेंचर। और डिबेंचर नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां इशू करती है। बॉन्ड नॉर्मली सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी कंपनियां वगैरह इशू करती है। बॉन्ड क्योंकि सिक्योर्ड है इसलिए उसमें नॉर्मली कम आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि पैसा सिक्योर है। यहाँ पे ज़्यादा वो है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसी की वजह से इसमें आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है डिबेंचर में, सिंपल बात। लेकिन अगर पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत इन्वेस्ट करना भी है तो उन्हें एनआरई या एनआरओ अकाउंट के तहत ही इशू करना होगा। यहाँ आपको दो बातें जाननी है कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट ये क्या चीज़ें कंसिडर होती है ना। ये दो अकाउंट क्या है, ये इंडिया में लाइबिलिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है इंडिया में, है ना। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ इंडिया। क्यों? नॉन रेजिडेंट्स ने इंडिया में अपना पैसा अगर पार्क कर रखा है तो वो कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट तो ऐसा अकाउंट होता है जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने इंडिया में क्रिएट कर रखा है। क्रिएट इंडिया में क्या है, लेकिन इसमें वो पैसा आएगा जो बाहर उन्होंने कमाया है, वो एनआरई अकाउंट में इंडिया में रख सकते हैं, जो बाहर, इंडिया के बाहर उन्होंने कमाया है। लेकिन कई बार ऐसा है जो इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, मान लो कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसका इंडिया में मकान है, वो उसने किराए पे डाल रखा है, तो जो इंडिया के अंदर जनरेट हुई इनकम है उसे वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में डालेगा। ऐसे याद रखो कि इंडिया के लोग ऑर्डिनरी है, इंडिया की इनकम ऑर्डिनरी है, तो उसे वो ऑर्डिनरी अकाउंट में डालेगा। क्योंकि ये इंडिया के अंदर जनरेट हुई है इनकम, तो इस पर लगेगा टैक्स भी, क्योंकि इंडिया में जनरेट हुई है। और इंडिया के अंदर रुपये में जनरेट हुई है तो इस पे होती है लिमिटेशन भी, कि आप इंडिया से बाहर अगर आपने ये निकालना है तो एनुअली आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ ये फंडा नहीं है एनआरई अकाउंट में, क्योंकि एक्सटर्नल अर्निंग है तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा और फुल्ली रिपेट्रिएबल भी होता है, और ये दोनों लाइबिलिटी कंसिडर किए जाते हैं, एसेट नहीं है ये। अब आते हैं कमोडिटी ट्रेंड्स पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डायनेमिक्स पे। सबसे पहले आपको जानना है इंडिया के टॉप 3 एक्सपोर्ट्स, टॉप 3 इंपोर्ट्स। टॉप 3 जो इंपोर्ट है इंडिया में, याद आपको पता ही होगा क्या, सबसे ज़्यादा क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज के दौर में भी, क्रूड ऑयल है, मिनरल फ्यूल ऑयल वगैरह, ये सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट है।
इंपॉर्टेंट बात है इससे जो प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में रिफाइनरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं गल्फ से, इंडिया में वो आता है और इंडिया में रिफाइनरीज में रिफाइन कर लेते हैं। जैसे अंबानी जी की रिफाइनरी है, उससे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलेंगे, कई होंगे केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, कई होंगे, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम इसी को करते हैं। दूसरे लेवल का जो इंपोर्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तीसरे लेवल का जो इंपोर्ट है वो है जेम एंड प्रीशियस स्टोन्स। और दूसरे नंबर का जो एक्सपोर्ट है वो है जेम एंड ज्वेलरी, सूरत याद रख लेना, सूरत। तीसरे का है फार्मास्यूटिकल। मैंने आपको बताया इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल वाइज इंडिया में दुनिया में जो है आई थिंक थर्ड पोजीशन इंडिया की है, फोर्थ पोजीशन है इंडिया की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में। और रिसेंटली इंडिया नेट एक्सपोर्टर बना था एपीआईज का भी, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा, डाउन टू अर्थ वाली वीडियोस में। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के कौन से हैं सबसे बड़े, याद रखना यूएसए, फिर ऑब्वियसली चाइना आएगा, फिर यूएई, बस इतना कर, इससे ज़्यादा नहीं। यूएस चाइना यूएई, यूएस चाइना यूएई। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया किसे करता है, वो भी यूएस को, यूएई को, और फिर नीदरलैंड को। हमने EFTA पढ़ा, इंडिया और एफ्टा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। आप मुझे बताएंगे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और ट्रेड एग्रीमेंट की कंट्रीज टोटल कितनी है। IR की वीडियो में मैंने ये बताया है। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, भाई जा करके मैंने 3 वीडियो ऐसी बनाई है, वो हर किसी को देखनी चाहिए। एक ये, एक पिछले 1 साल के डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर, जाकर के उसे देखो, इसी चैनल में आपको ठीक इसके नीचे मिलेगी। एक ठीक उसके पहले 7-8 दिन पहले मैंने अपलोड किया था 3 घंटे की वीडियो, जिसमें IR ऐसे कवर हुआ है कि आपने हो सकता है उसका आधा कहीं पढ़ा या सुना हो। एग्रीकल्चर पे आते हैं, है ना, अब सेक्टर वाइज देखेंगे। और जनरल हमने देख लिया, यूएस सबसे ज़्यादा है ना, ट्रेडिंग पार्टनर भी सबसे बड़ा यूएस ही है, और यूएस से हमें सरप्लस ट्रेड है। दूसरा चाइना है ट्रेडिंग पार्टनर, तीसरा है यूएई। ऐसे ही जो टॉप एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा यूएस में जाते हैं, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड्स। इससे ज़्यादा हमने याद नहीं रखना है। एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है पिछले 3-4 साल में। ये वन ऑफ द अकेला सेक्टर था, एग्रीकल्चर और यूटिलिटी सर्विसेज, सिर्फ 2 ऐसे सेक्टर थे जो कोविड के टाइम भी ग्रो किए 3-4% CAGR से। एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है। इंडिया कुछ एक एग्रीकल्चर कमोडिटी के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो आपको याद रखना है। मिलेट, पल्सेस, स्पाइसेस और कोकोनट, इन चारों में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इन चारों में इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिलेट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, largest consumer of pulses, largest producer of pulses, and largest importer of pulses. We import pulses from Nigeria. Largest importer, largest consumer, largest producer. Pulse dilemma. Spices, largest producer of spices, largest exporter of spices, and largest consumer of spices. Coconut, largest producer of coconut, and largest consumer of coconut as well, because coconut oil. फिर आते हैं ग्लोबल रैंक 2 में, तो राइस हो गया, वीट हो गया, इन सारे मामलों में, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, टी, शुगर केन याद रखना, है ना। इन सब में इंडिया सेकंड नंबर पे है। कॉटन के मामले में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ऑब्वियसली होगा। टी के मामले में चाइना है, ऑब्वियसली होगा। शुगर केन के मामले में कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। वेजिटेबल्स के मामले में ये पता नहीं कौन है, हो सकता है हाँ चाइना ही होगा। फ्रूट्स के मामले में ऑब्वियसली चाइना होगा। वीट के मामले में चाइना, राइस के मामले में चाइना। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करता है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैराइन प्रोडक्ट का होता है, मैराइन, मछली वगैरह, मांस मछली, है ना। फिर आता है नॉन बासमती राइस। लेकिन नॉन बासमती राइस और बासमती राइस दोनों को अगर जनरली बोले ना, वो कि जनरल राइस, तो जनरल राइस में दोनों आ जाएगा। तो अगर दोनों को मिलाकर के वो पूछे तो राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेड है, फिर जाकर के मैराइन प्रोडक्ट आएगा।
अदरवाइज मैराइन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर नॉन बासमती राइस आएगा, फिर बासमती राइस आएगा। बासमती राइस हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन बासमती ज़्यादा। फिर आता है आपका बुफेलो मीट, भैंस का मीट, समझ रहे हो। लेकिन टॉप एग्रीकल्चर इंपोर्ट क्या है? सबसे ज़्यादा हम तेल खरीदते हैं भाई, वेजिटेबल ऑयल, और उसमें भी एडिबल ऑयल में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल। फिर हम पल्सेस, दालें खरीदते हैं। फिर फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट के बारे में तो इसलिए भी ये चर्चा में थे क्योंकि ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट इंडिया अब यूएस से इंपोर्ट करने वाला है, क्योंकि इंडिया यूएस के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये भी बात है कि अच्छा यूएस का जो हॉर्टिकल्चर है उसके लिए खुला मैदान छोड़ दिया जाएगा, इसलिए भी ये चीज़ें न्यूज़ में थी। इंडिया का गोल्ड पैराडॉक्स आपको समझने की ज़रूरत है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ इंडिया की टोटल गोल्ड डिमांड को प्रोड्यूस करता है अपनी माइन से। वास्ट और है, लेकिन इंडिया में माइनिंग बहुत कम है, उतनी वायबल माइंस भी नहीं है, तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा होता है गोल्ड को। इतनी ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है कि अराउंड 72 बिलियन यूएस डॉलर का गोल्ड हमने इंपोर्ट किया है पिछले साल। कारण कई थे, इंडिया का जो रिजर्व बैंक है वो भी गोल्ड स्टॉक पाइल कर रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़े, लोगों में पैनिक और फियर क्रिएट हुआ कि टाइम से गोल्ड ले लो नहीं तो बढ़ जाएंगे, और सच में बढ़ते रहे। आज भी जो गोल्ड है वो इंडिया में बहुत महंगा है। पैराडॉक्स ये है कि बावजूद इसके कि इंडिया इतना ज़्यादा इंपोर्ट करता है गोल्ड को, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डर भी है। और वो इंडिया में गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो इंडिया में सरकार के पास नहीं है, वो इंडियन होम्स के पास है, 34,600 टन। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8,000 टन है, जर्मनी 3,000, इटली, फ्रांस, ये सारे टॉप 10 कंट्रीज मिला करके भी इंडिया के हाउस होल्ड्स के पास जितना गोल्ड है उसके बराबरी नहीं कर सकते। मंदिरों के पास सोचो कितना होगा। तो इंडिया का ये एक गोल्ड पैराडॉक्स है सबसे ज़्यादा। और इस पे तो उन्होंने सवाल पूछा भी है, PYQ है 2023 का। सबसे ज़्यादा जो हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं वो स्विट्ज़रलैंड से करते हैं, फिर UAE से करते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से। फिर कि भैया अच्छा सबसे ज़्यादा किसके पास है, कौन से सेंट्रल बैंक के पास है सबसे ज़्यादा गोल्ड? वो यहाँ मैंने लगा रखा है, US, जर्मनी, इटली, 3 कंट्रियाँ याद रखना। सबसे ज़्यादा इनके रिजर्व बैंक के पास है। अब ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि स्टेट्यूटरी नहीं है। इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि चाह रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन इंडिया में बेटर किया जा सके। सेल्फ रेगुलेटेड ट्रेड बॉडी है ये, समझ रहे हो। बस इतनी सी बात है जो आपको है ना बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से वो पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि 1987 के आसपास फॉर्म हुए, इट वॉज ए फॉरवर्ड लिंकिंग काउंसिल एक्चुअली, जो अंडरस्टैंडिंग, एक्सेस और ट्रस्ट को इम्प्रूव करने की बात कर रही हो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड के व्यापार को बढ़ाने के लिए है ना एक काउंसिल, एक इंडस्ट्री की बॉडी ही है ये कोई UN की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आते हैं कोल्ड ऑयल सिनारियो पे, ठीक है। इससे पहले अगेन थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक, मैं फिर से पानी पी लूँ, गर्मी बहुत है।
ठीक है, तो अब देखो ऑयल तो हमने 3-4 बार स्टडी कर लिया। IR वाली वीडियो में किया, डाउन टू अर्थ वाली वीडियो में किया, इस वीडियो में फिर से एक बार फिर से स्टडी कर रहे हैं। पहली बात कि इंडिया अपना जितना भी ऑयल रिक्वायरमेंट है, अराउंड 87% जो ऑयल रिक्वायरमेंट है वो इंडिया इंपोर्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अब कहाँ से हो रहा है? रशिया से। फिर इराक दूसरे नंबर पे, ये दोनों याद रखना है, ईरान नहीं इराक। ईरान से नहीं कर रहे हैं हम अब, सैंक्शन की वजह से ईरान एट वन टाइम यूज टू बी सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर टू इंडिया, लेकिन अब हम इराक से ज़्यादा कर रहे हैं। इराक से भी क्यों? क्योंकि यूएस ने अपनी एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश कर दिया है, पहले इराक से भी नहीं था 1-2 साल पहले। तो रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सीक्वेंस तो याद रखना ही। रशिया तो याद रखना ही रखना, क्योंकि सऊदी अरेबिया नॉर्मली लगता है कि सबसे ज़्यादा तेल इसके पास होगा। यूएई ने तो रिसेंटली ओपेक से, है ना, खुद को बाहर कर लिया, तो इसलिए ये भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं इस पर। खैर, ये हमने अलग से ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रशिया, फिर इराक, दो एटलीस्ट टॉप दो ऊपर के याद रखना। सबसे बड़ा इंपोर्टर लेकिन इंडिया नहीं है, बाकी हर मामले में इंडिया थर्ड है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो है यूएसए, लार्जेस्ट जो इंपोर्टर है वो है चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए। ऑब्वियसली यूएसए क्यों इंपोर्ट कर रहा है? मैंने आपको बताया, पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से। अपना तेल वो दूसरी कंट्रियों को बेच रहे हैं, जस्ट क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम उन्हें मेंटेन करना है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स अपने यूज वाला जो तेल है, क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड भी ज़्यादा है, तो वो गल्फ से ले रहे होते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम को बचाए रखने के लिए। अपने पास, उनके पास बहुत ज़्यादा तेल है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इनफैक्ट यूएस ही है, पर अपना तेल वो बाहर बेच रहे हैं सस्ते में, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है वो सस्ता है। सॉरी, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो सस्ता है ब्रेंट क्रूड से, आज के दौर में चला हुआ। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर यूएसए, कंज्यूमर लार्जेस्ट यूएसए, इंपोर्टर लार्जेस्ट चाइना, इंडिया थर्ड, इंपोर्टर एज वेल एज कंज्यूमर। लेकिन एक्सपोर्टर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन है? सऊदी अरेबिया, एक्सपोर्ट के मामले में, क्योंकि उनके अपने उतना कंजम्पशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। यूएस की अपना कंजम्पशन ज़्यादा है थोड़ा, तो उस मामले में एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया है। ऐसे में पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, पीपीएसी को भी जानना जरूरी है। तो पीपीएसी एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। काम इसका यही है, ये देखना कि कहाँ कितना इंपोर्ट आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट आ रहा है, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस। और ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ही है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ मिलके ऑयल मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। याद रखें, अगर वो बोले आपसे कि इंडिया में ऑयल के लिए एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को हम फॉलो करते हैं, तो नहीं, इंडिया में गवर्नमेंट ऑयल के प्राइसेस तय नहीं करती है। जैसे आपको न्यूज़ से लगता होगा कि सरकार ने तय किया 97 रुपीज़ अब जो है तेल का कॉस्ट होगा, नहीं, तय अभी भी सरकारी कंपनियां करती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कर रही है, इंडियन ऑयल कर रही है ना, एक और तीसरी क्या कहते हैं, अरे कौन सा ऑयल है वो, है ना, इंडियन तो नहीं है। तो ये है ना, ये जो इंडियन ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये लोग ही, ये 3 जो मेजर कंपनियां हैं, ये इंडिया में पेट्रोल का, ऑयल का, है ना, इनका दाम तय करते हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल इनके बीच कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म तो इंडिया में नहीं है ऑयल के लिए, याद रखना। अगर वो बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द प्राइसेस ऑफ ऑयल, नहीं। नेचुरल गैस और एलपीजी को भी जान लेते हैं अब, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूज़ में है, यहाँ से ज़्यादा बन सकता है। याद रखना, नेचुरल गैस और एलपीजी इंडिया में मेजॉरिटी इंपोर्ट हो रही है। नेचुरल गैस हम थोड़ा कम इंपोर्ट कर लेते हैं, लगभग 48 to 50% के आसपास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? एलएनजी, सीएनजी, ये नेचुरल गैस है, सीएनजी नेचुरल गैस है। एलपीजी आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी में नॉर्मली आपका प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है,
नेचुरल गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन होने की वजह से नेचुरल गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये थोड़ा कम है, कम एनर्जी डेंस है। 1 किलो नेचुरल गैस से कम एनर्जी निकलती है, पर 1 किलो एलपीजी से ज़्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। इतनी सी बात याद रखो, मेजॉरिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों को, क्लियर रहो इस पे। कंफ्यूज कर दे कि अगर एलपीजी हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या नेचुरल गैस कम, नहीं। नेचुरल गैस इंडिया में भी प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोल बेड में भी मिलता है, कोल बेड मीथेन। तो हम इंडिया में भी नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोगैस भी नेचुरल गैस ही है, तो वहां से भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन एलपीजी तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मेजॉरिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज एलएनजी इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर एलएनजी नेचुरल है ना, जो नेचुरल गैस है वो दूसरे नंबर पे हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। कतर सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही इंडिया जो एलपीजी इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा यूएई से, फिर कतर से। एलपीजी हम मेजॉरिटी गल्फ से ले रहे हैं। एलएनजी हम कई बार यूएस से और फिर रशिया वगैरह से भी ले रहे हैं। कतर यूएस, ये याद रखना, कतर यूएस यूएई एलएनजी के लिए। एलपीजी तो सिर्फ और सिर्फ गल्फ स्टेट से हम ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे में इंडिया गैस एक्सचेंज को जानना जरूरी है। इंडिया गैस एक्सचेंज 2020 में इस्टेब्लिश हुआ है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है पीएनजीआरबी, इसके अंडर है, ये इसे रेगुलेट करता है पीएनजीआरबी। पीएनजीआरबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अलग से इसके लिए एक्ट बना हुआ है। एंड इट रेगुलेट्स रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। पिछले साल का सवाल 2025 का उठा के देखना, यहां से पूछ लिया था कि पीएनजीआरबी इनमें से क्या क्या काम करता है। रिफाइनिंग प्रोसेस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो काम है ना, उसी को ये रेगुलेट कर रहा है। माइनिंग को ये रेगुलेट नहीं करता है। एक्सप्लिसिटली यहां पे लिखा गया है पीएनजीआरबी के बोर्ड के वेबसाइट पे ही, एक्सक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। मतलब माइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को, माइनिंग वाले प्रोसेस को रेगुलेट नहीं करता है ये बस मार्केटिंग के, सप्लाई चेन के, इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है पीएनजीआरबी। इसके लिए रेगुलेटरी गाइडलाइन इशू करता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। उन्हीं रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंडर इंडिया गैस एक्सचेंज को भी इस्टेब्लिश किया गया है 2020 में, बड़ा रिसेंट है ये। अब आते हैं पाम ऑयल इंपोर्ट पे। एक्चुअली इंडिया का जो एडिबल ऑयल बर्डन है ये इंक्रीज होता ही जा रहा है। इंडिया में टोटल जितना एडिबल ऑयल कंजम्पशन है उसमें मोर देन 50%, नॉर्मली 55 to 60% जो एडिबल ऑयल है, ये टोटल कंजम्पशन, ये हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंपोर्ट एडिबल ऑयल ही है। सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमिंग और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री भी इंडिया ही है। चाइना कम इंपोर्ट कर रहा है। और इंडिया जितना भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा उसमें शेयर पाम ऑयल का है। सबसे ज़्यादा हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। फिर आपका आता है सोयाबीन ऑयल, फिर आता है सनफ्लावर। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर। और इंडिया में पाम ऑयल सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में देखो हमने नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम, ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, हमने ये लॉन्च किया है, जिसके तहत एडिबल ऑयल को ग्रो करने के लिए सब्सिडी और स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। और पाम ऑयल के बगीचे लगाने के लिए भी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसका प्रोविज़न इसके तहत किया गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि पाम ऑयल इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना, फिर केरला। इनमें 98% सिर्फ इन 3 स्टेट्स में इंडिया का एडिबल ऑयल आता है। मैंने बताया 55% एफडीआई 3 स्टेट्स में आता है। महाराष्ट्र आता है उसमें, कर्नाटक आता है उसमें, है ना, बेंगलुरु, और तीसरा स्टेट कौन सा है उसमें, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। ये खुद ही भूल जाता हूँ मैं कई बार।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ा याद रखना। ये है एडवर्टीजमेंट यार, ज्वाइन करना होगा कर लेना, है ना। इफ़ यू ट्रस्ट मी दैट मच तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने तक लगातार इंटेंसिव आंसर राइटिंग चलेगी और बिल्कुल लाइव 1-on-1 इसमें इवेल्युएशन रहता है, फीडबैक रहता है, पीयर फीडबैक भी है साथ में, तो क्योंकि सारे लोग लाइव बैठे होते हैं। रीसेंट पॉलिसी और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के हैं जहाँ से आपको वो सवाल पूछ सकता है, क्योंकि देखो इतना कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा याद रख लो ना, यहाँ से कहीं ना कहीं से वो बना ही लेगा, इतना कर याद रख लो, राइट। रीसेंट पॉलिसी और प्रोग्राम जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? सरकार को गोल्ड, मान लो सरकार ने 3 साल पहले गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे, उस टाइम पे गोल्ड के प्राइस क्या थे? उस टाइम गोल्ड के प्राइस थे 60,000 रुपया तोला। 2 साल के अंदर ये कितना हो गया? 1,50,000 रुपया तोला प्लस। तो अब जिन लोगों ने 60,000 में गोल्ड बॉन्ड सरकार से खरीदे थे, उसी गोल्ड बॉन्ड का अब सरकार को वापस कितना पे करना पड़ेगा? डबल ट्रिपल 3 गुना तो पे करना ही पड़ रहा है, साथ में 2.5% इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो सरकार को ये कितनी कॉस्टली बोरोइंग हुई, साबित हुई। फालतू में सरकार का पैसा जा रहा है ना इसमें, ऑब्वियस सी बात है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई तो इसलिए गई थी ताकि हम जो गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कर रहे हैं वो कर्ब हो सके, लोग रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय गोल्ड बॉन्डों में इन्वेस्ट करें, वहाँ उन्हें 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब लोग अभी भी गोल्ड में उतना इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है ये सौदा, तो इन्होंने डिसकंटिन्यू ही कर दिया है इस पूरी स्कीम को। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके तहत इंटरेस्ट रेट क्या था? 2.5%, मैच्योरिटी पीरियड 8 साल, 8 साल तक का ये गोल्ड बॉन्ड है। लेकिन आप प्री मैच्योरली भी इसे ट्रेड कर सकते हो, 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से। मिनिमम 1 ग्राम तक का जो अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करेंगे, मतलब लगभग 15,000 रुपया मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक SGB में। मैक्सिमम लगभग 4 किलो फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है इसमें लिमिट। सेबी ने कुछ एक गाइडलाइंस अपनी लाई है, कुछ एक जो काम है वो किए हैं। पहला, सेबी चेक नाम का एक टूल इन्होंने अपना लॉन्च किया हुआ है। इसका काम क्या है भाई? ये वेरिफिकेशन करेगा बेसिकली, बाकी और कुछ नहीं करेगा। ये वेरिफिकेशन करेगा कि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल सेक्टर इंटरमीडियरी जो स्टॉक मार्केट में एंगेज करना चाह रहा है, तो वो सेबी चेक प्लेटफॉर्म के थ्रू AI का यूज़ करके, मल्टीलिंगुअल AI प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करेंगे उस इन्वेस्टर के। IFA है ना, आपको अलग से मैनुअली वो करने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली IFSC कोड आपका वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक वैलिड UPI ID जो है आपकी वेरीफाई वहाँ से हो जाएगी। इसे कहते हैं सेबी का सेबी चेक टूल। फिर आती है सेबी की कुछ गाइडलाइंस। उस गाइडलाइन के तहत पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी सरकार ने बनाई है, सेबी ने बनाई है। ये एजेंसी सेबी के अंडर ही है। इसका काम क्या है कि जितने भी स्टॉक मार्केट में है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट है, एल्गो ट्रेडर है, ब्रोकर है, इन सभी के पास्ट रिस्क और रिटर्न की वेरिफिकेशन करना, ताकि क्लियरली बताया जा सके कि हाँ इनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है और ये कितने वायबल, आपके लिए फाइनेंशियली वायबल हो सकते हैं। ऐसे ही सेबी ने एक और पोर्टल भी लॉन्च किया था, ठीक है। दिस इज सेबी इंटरमीडियरी पोर्टल। इस सेबी इंटरमीडियरी पोर्टल के थ्रू जितने भी ऑल इंडिया ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उन पे रेगुलेशन रखा जाएगा। और जितने भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज बेसिकली अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली आप शेयर में इन्वेस्ट ना करके AIF में इन्वेस्ट कर लो। ये 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। एक होता है कैटेगरी 1
AIF, एक होता है कैटेगरी 2, एक होता है कैटेगरी C। कैटेगरी 1 होता है नॉर्मली जो आपका लगभग सोशल बेनिफिट का हो, सोशल स्टार्टअप हो, वेंचर कैपिटल हो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। वेंचर कैपिटल बड़ा अच्छा काम करते हैं। शुरुआत में कोई एंजल इन्वेस्टर आपको अगर पैसा दे रहा है तो एक स्टार्टअप को ग्रो करने में वो एक रिस्की गेम खेल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर सामाजिक हितों के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है तो एक रिस्की गेम खेल रहा है, तो इसलिए इन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह होती है, टैक्स सबवेंशन वगैरह होती है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी B इज बेसिकली जो नॉर्मल है, कंपनियों में चल रहे बॉन्ड बूंड है, ये वो है। कैटेगरी C के या फिर जो थर्ड कैटेगरी के ऑल इंडिया इन्वेस्टमेंट ये फोरम है, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव फंड है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी 3। इसमें आपके आते हैं म्यूचुअल फंड जैसे फंड, जिसमें हेजिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये अगेन ये तीनों कैटेगरियां आपको उतना यूजफुल नहीं है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के कुछ एक रेगुलेशन जरूरी है कि भैया, पहले क्या होता था, पहले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट फाइल करनी होती थी सेबी के पास कि हमारी परफॉर्मेंस ये रही। अब ये चेंज कर दिया गया है, अब 15 दिन वाली रिपोर्ट भी चलेगी और एक एनुअल रिपोर्ट भी चलेगी, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड से 30 दिन पहले आपको सबमिट करनी है। ऐसे ही सेबी ने जो है नया अपना एक रूल निकाला, रीक्लासिफिकेशन। यहां से वो सवाल बना सकता है, REIT पे ऑलरेडी पहले सवाल बना हुआ है। रीक्लासिफिकेशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इन्हें अब एक इक्विटी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। पहले इन्हें एक हाइब्रिड फंड के तौर पे कंसिडर किया जाता था कि थोड़ी इक्विटी भी है और थोड़ा ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली क्या है, ये एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जिसमें इन्वेस्टर आकर के पैसा देंगे। क्यों? ताकि ये जो REIT है, ये जो ट्रस्ट है जिसके पास 100 रुपया इकट्ठा हुआ है, ये उस 100 रुपये को ले जा करके मिनिमम 80 रुपीज उन प्रोजेक्टों में ये इन्वेस्ट करेगा जहां से, है ना, वो ये हो, जहां उन प्रोजेक्टों के नाम पे ये लोन लेगा या फिर इक्विटी लेगा लोगों से जो ऑलरेडी फंक्शनल हो। जहां से ऑलरेडी इन्हें पैसा आ रहा है, इन्हें कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बहुत सारे लोगों ने पैसा पूल किया और एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उन सभी के पैसे, उन सभी के ट्रस्ट को मेंटेन कर रहा है और REIT के थ्रू वो रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी अपने लिए क्रिएट कर रहा है। पहले REIT को एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, अब इसे इक्विटी मान लिया जाएगा, शेयर मान लिया जाएगा। और जो इन्विट पहले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ये माना जाता, इसे पहले भी एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता था कि ये कर्जा भी लेते हैं और ये इक्विटी भी बेचते हैं, और आज भी इसे हाइब्रिड इक्विटी के, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ही माना जाता है। दोनों पे एक बंदिश है, वो ये कि भैया इन्हें, ये हालांकि म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं कि बहुत सारे लोग आकर के पैसा पूल करेंगे, फिर एक REIT अपनी कॉलोनी बनाएगा, है ना, रियल एस्टेट की। सबके पैसे से उसने कॉलोनी खड़ी की और पैसा बेचा, जितना वहां से डिविडेंड आएगा नॉर्मली वो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं होता डिविडेंड पे करना, वो डिविडेंड पे कर दिया जाएगा टू द ओनर्स। लेकिन इन पे एक बंदिश भी है, वो ये कि इनका टोटल जितना नेट इनकम है, नेट इनकम का 90% इन्हें इन्वेस्टर को ही देना पड़ेगा, ये खुद नहीं खा सकते हैं। 10% है इनके लिए प्रोसेसिंग चार्ज, और 80% इन्हें ऐसे प्रोजेक्टों में एलोकेट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी कंप्लीट हो और रेवेन्यू जनरेटिंग हो। 20% नए प्रोजेक्टों पे ये कर सकते हैं।
अब आते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नया फ्रेमवर्क लाया है सेबी ने। तो सेबी में जो एनपीओ, नॉन परफॉर्मिंग, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कोई है, ये कोई भी एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जा करके खुद को स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट करवा सकता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में ये एक नेचर ऑफ बॉन्ड इशू करेंगे जिसका नाम होगा जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। जीरो कूपन माने, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए दिया इशू किया जा रहा बॉन्ड है, यहाँ से समाज सेवा के लिए पैसा इशू हो रहा है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट या कूपन रेट चार्ज नहीं होता। और जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड माने जिस भी व्यक्ति ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा रेज किया है वो पैसा उन्हें वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। इट इज जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। और इसके लिए अगर आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को एज एन एनपीओ रजिस्टर करना है तो नेक्स्ट तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट अगले 12 महीने तक वैलिड है। आपको ये सर्टिफिकेट रिन्यू करते रहना पड़ेगा कि आई एम एन अनऑब्जेक्शनेबल सोशल एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, और मेरे पास पूरे रेगुलेटरी क्लियरेंसेज हैं और मैं खुद को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे एनलिस्ट करवाना चाहता हूं। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा, 12 महीने तक उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ होगी। कौन कौन लोग खुद को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा सकते हैं? अगर वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया हो, अगर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो एक सोसाइटी के तौर पे वो कंसिडर हो, चैरिटेबल सोसाइटी के तौर पे कंसिडर हो, या सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। कोई बोले कि सेक्शन 8 कंपनियां मतलब क्या? सेक्शन 8 कंपनियां मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनियां भी खुद को रजिस्टर कर सकती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट हो। सेबी ने फिर से ब्लॉक डील फ्रेमवर्क रिवाइज किया है। ब्लॉक डील क्या होती है? बड़ी डील, ब्लॉक बेचना। ब्लॉक डील क्या होती है? बहुत बड़ी डील जिसका मिनिमम साइज ही 25 करोड़ है। कई इन्वेस्टर ब्लॉक डील कर देते हैं, बड़ी डील सिंगल ट्रांजैक्शन में, लेकिन ये एथिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो क्या कहते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसी आपने डंपिंग कर दी शेयरों की। जॉर्ज सोरोस ने सिंगापुर को परेशान किया, जॉर्ज सोरोस ने यूके को परेशान किया, उनकी इकोनॉमीज तक को क्रैश कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लॉक डील इंडिया में क्या अलाउड है अलाउड है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग इंडिया में अलाउड है क्या? नहीं, नहीं है। शॉर्ट सेलिंग अलाउड है? यस। नेकेड शॉर्ट सेलिंग नो। ब्लॉक डील नो। ब्लॉक डील इंडिया में अलाउड है। मैंने क्या नहीं बोल दिया? ब्लॉक डील इंडिया में अलाउड है। बड़ा जो डील है, बड़े ब्लॉक की डील, उसे कहते हैं ब्लॉक डील। लेकिन सवाल वो यहां से ये नहीं बनाएगा कि ब्लॉक डील का फ्रेमवर्क रिवाइज हुआ, ये कि क्या ब्लॉक डील कभी भी की जा सकती है? नहीं। फिक्स टाइम है, 8:45 से 5 PM के बीच कोई भी इन्वेस्टर ब्लॉक डील कर सकता है। और नॉर्मली उसके लिए दो अलग टाइम है, एक सुबह तड़के 9:55 और एक लगभग 35 रुपये, वो 3:35 के आसपास। तो ब्लॉक जो डील्स हैं इसके लिए अलग से वो बने हुए हैं, ठीक है, अलग से टाइम बना हुआ है, टाइम फ्रेम। और प्राइस रेंज क्या होगा? अब इतना बड़ा बल्क में अगर आप अपने कोई शेयर बेच रहे हैं तो हो सकता है आपको सस्ते में बेचना पड़े या हो सकता है महंगे में कोई खरीद रहा हो। प्राइस रेंज होगा ±3%। इससे ज़्यादा आप जो है प्राइस वहाँ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। पानी फिर पी लेता हूँ यार।
काश मेरी शादी जल्दी हो जाए तो कोई मुझे क्लास के बीच में कॉफ़ी दे दे और मुझे नींद ना लगे। म्यूल अकाउंट, म्यूल अकाउंट पे वो आपसे यही सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ म्यूल अकाउंट। आरबीआई ने एक्चुअली एक एआई ड्रिवन फ्रॉड एनालिटिक्स एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, MuleHunter.ai, और ये आरबीआई का एक आरबीआई इनोवेशन हब है। इन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेंटर है, इनके साथ मिलकर के MuleHunter.ai नाम का एक बनाया है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि, और इसको रन कौन कर रहा है, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलग से अगर वो बोले कि इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन जो है, क्या ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है? बिल्कुल। नॉर्मली जितनी भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड इंडिया की कंपनियां बनी हुई है, एनपीसीआई को इंक्लूड करते हुए, वो सेक्शन 8 कंपनी, नहीं 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 नहीं, एनपीसीआई इज अ सोसाइटी एक्चुअली, लेट मी कंफर्म इट, यहीं कंफर्म करते हैं। एनपीसीआई शुड नॉट बी, एक मिनट से, एक मिनट, लेट मी कंफर्म इट। अरे रोहित का मैसेज आ गया, इकोनॉमिक का। हाँ हाँ रोहित, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ भाई। अभी अभी मैसेज आया है, एनपीसीआई इज रजिस्टर्ड अंडर, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है एनपीसीआई, हाँ हाँ नहीं नहीं, सेक्शन 8 कंपनी ही है, ठीक है ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट। एनपीसीआई भी एक सेक्शन 8 कंपनी ही है। तो जितनी भी नॉर्मली ये डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये सारी सेक्शन 8 कंपनियां ही हैं। अब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट आर फ्रॉड अकाउंट। आपको कॉल आती है कि कई तो ऐसे मैसेज भी आ जाते हैं, कुछ भी उलझुल मैसेज आ जाते हैं ना, आज मैं घर पे अकेली हूँ, 1000 रुपये लगेंगे, इस अकाउंट में पैसे डाल दो, ऐसे भी आ जाते हैं। तो उसके लिए जो अकाउंट बना हुआ है वो है म्यूल अकाउंट। ऐसे भी आ जाते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है 15 लाख की, लेकिन आपको 20,000 रुपया पहले डालना पड़ेगा, इस अकाउंट में डाल दो। अगर ऐसे नॉर्मल अकाउंट कोई बनाता तो फ्रॉडस्टर तो पकड़े जाएंगे। इसके लिए वो बनाते हैं म्यूल अकाउंट, किसी दूसरे के नाम से, शेल कंपनियों के नाम से, किन्हीं और चीज़ों के नाम से म्यूल अकाउंट। अगर वो बोले कि क्या चीज़ है, ये चीज़ है। अगली बात यह है कि इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है भाई, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, 67 है इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और ये कंसिस्टेंटली ग्रो किया है क्या? हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बढ़ा है जनधन के बाद से, जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी के बाद से। अब ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसे कौन इशू कर रहा है, कौन इस इंडेक्स को जारी करता है? आरबीआई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को चेयर कौन कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एफएसडीसी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन जारी कर रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो इंडिया में है, उसमें एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, 3 ये पैरामीटर्स हैं। थोड़ा याद रख लो इन्हें, है ना, ध्यान से थोड़ा सा देखना कि बैंकिंग, डिजिटल, पेंशन, इंश्योरेंस, सेविंग, है ना, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, डिजिटल, पेंशन एटसेट्रा, ये कुछ पैरामीटर होते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एटसेट्रा, इनइक्वालिटी एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को वो कंसिडर करते हैं। यूजेज को सबसे ज़्यादा वो है, क्वालिटी को सबसे ज़्यादा, सबसे कम है, एक्सेस को सेकंड नंबर पे इसमें प्रायोरिटी दी गई है, 35%। आरबीआई ने एक यूनिफाइड लॉन्च, ये डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है फॉर लीड बैंक स्कीम। वो पोर्टल क्या है जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लीड बैंक स्कीम क्या है और कब की थी? लीड बैंक स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई ने लाई थी 1969 के आसपास। इसके तहत क्या प्रोग्राम बनाया गया कि हम किसी एक बैंक को लीड बैंक बनाएंगे। कोई डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक होगा, कोई स्टेट का लीड बैंक होगा। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को
मुजफ्फरपुर का लीड बैंक बना दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल लीड, अदर बैंक भी चलेंगे उसमें लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी द लीड बैंक। वो कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन वहाँ हो। तो बहुत पुरानी ये स्कीम, अगर बोले कि 2014 में लॉन्च हुई, नहीं, काम इसका यही है, बाकी और कुछ नहीं है, सभी यही करते हैं, बैठते ही वहाँ। वो भाई टाइम से वो कैशियर वहाँ पे तमीज़ से बात कर ले एटलीस्ट, इतना काफ़ी है। लीड बैंक क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप बैंकिंग प्रोफेशनल से, बाकियों से, सरकारी बैंकिंग प्रोफेशनल से। अच्छा, फिर भाषिनी वैसे ही न्यूज़ में है। भाषिनी में लगभग 36 प्लस लैंग्वेजेस, पहले ये 22 लैंग्वेजेस में लॉन्च हुआ था। भाषिनी एक एआई प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली माइटी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भाषिनी एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें आजकल 36 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आप बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट इससे कर सकते हैं, एआई प्लेटफॉर्म है। तो इस भाषिनी को आरबीआई ने, है ना, आरबीआई ने अपने यूएलआई जो स्कीम, जो यूएलआई है, यूएलआई स्कीम यूनिवर्सल लैंडिंग, वो है इनकी, है ना, यूनिवर्सल लैंडिंग प्लेटफॉर्म करके ऐसा कुछ है ना, इनकी यूएलआई अलग से एक स्कीम चलती है, यूनिवर्सल लैंडिंग इंस्टीट्यूट, सबको इंटीग्रेट करने के लिए एक्चुअली एक ऑथेंटिकेशन की सर्विस है, उसमें इन्होंने भाषिनी को इंक्लूड किया हुआ है। इतना कर याद रखना कि भाषिनी क्या है, एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बाकी इसमें उतना ज़रूरी नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल, ये हालांकि आरबीआई ने काफ़ी पहले ये लॉन्च कर दिया है, 1-2 साल पहले ये अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल लॉन्च किया है। यहाँ से वो अगर सवाल पूछेगा कि पूछेंगे अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, तो ये एक एनबीएफसी है, इसकी कोई बैंकिंग फंक्शन नहीं है, एनबीएफसी है। एनबीएफसी भी किस तरीके की, इसका काम बस ये है कि यूज़र के अकाउंट को एग्रीगेट करना, वो भी यूज़र के कंसेंट के बाद। अकाउंट एग्रीगेटर कोई भी एनबीएफसी होगी, मान लो मैंने कोई कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर के तौर पे खड़ी कर दी, आरबीआई से मैं परमिशन लूंगा, लाइसेंस लूंगा, एनबीएफसी का लाइसेंस, अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस, और मैं अब ऑथराइज हो गया कि कोई मान लो पर्सन ए है, वो एसबीआई से लोन लेना चाहता है। एसबीआई को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसने कहीं और से लोन तो नहीं ले रखा, इसकी कहीं फ्लॉड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या फिर इसके, है ना, इसका पेंशन इन्वेस्टमेंट सच में सही है, जो इसने पेंशन अमाउंट कोट किया है क्या सच में सही है। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा, पीएफआरडीए से एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेगा, है ना, ये बाकी बैंकों की अकाउंट की इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, ये इस पर्टिकुलर पर्सन के जहाँ जहाँ अकाउंट है वहाँ से कोडेड एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन लेगा। अकाउंट एग्रीगेटर खुद के पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता है, ये जस्ट एक माध्यम है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएगा और यहाँ एसबीआई को इंफॉर्मेशन दे देगा। खुद से ये ना डिकोड कर सकता है, ये एनक्रिप्टेड मैसेजिंग टाइप का एक वो है, ये डेटा सेव नहीं कर रहा है, याद रखना, यूजर डेटा ये सेव नहीं कर सकता है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा बस। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन इशू कर रहा है इसके लिए, एज एन अकाउंट एग्रीगेटर आरबीआई। बाकी मुझे ऐसा लगा कि पिछले एक साल में सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो यही है ना। बाकी तो यूपीआई वगैरह ऐसे तो अथाह है ना, इनफैक्ट 1800 पेजेस की भी जो है करंट अफेयर की मैगजीनें हैं कुछ लोगों की, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, वो काफ़ी बड़े लोग हैं, है ना, लेकिन ऐसा है कि 1800 पेज में से कहीं ना कहीं से सवाल तो बनेंगे ही। ये मैंने रैपिड रिवीजन के लिए बनाई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं और जो हो सकता है आपके दिमाग से छूटी भी हो, जहाँ से मुझे लगता है कि सवाल अच्छे बनेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है इससे एक भी सवाल ना बने, मैं फेक प्रॉमिस नहीं करता हूँ। बाकी लोग आजकल वायरल वीडियो ये चल रहे हैं कि ये कर लो प्रीलिम्स इज योर्स, ऐसा नहीं होता है। आई कैन प्रॉमिस यू 0 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके उतना नॉलेज बेस में इंक्रीज करने की कोशिश करूं, ताकि एटलीस्ट एक जो होता है ना पेरिफेरल नॉलेज के तौर पे वो आपको काम आए एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं से याद आए, एटलीस्ट इतना कर ध्यान में आए कि हाँ इस तरीके का फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता तो है और कोई दूसरा फ्रेमवर्क ऐसा हो भी सकता है।
बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस, जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का। अपनी नॉलेज पे, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना। जो ऊल जलूल ऑप्शन है, ये सोच के, कल मैं अपूर्वा से भी यही बात कर रहा था फ़ोन पे, है ना, मैं बीच में कई लोगों के नाम ले लेता हूँ, जिन अच्छा कनेक्ट होता है ना जिनके साथ, तो ले लेता हूँ कई बार उनके नाम। तो भाई वो जो है ना, ये मैस क्रिएट मत करो। नई वीडियो आ गई, इसकी वीडियो आ गई, 250-500 क्वेश्चन इसके हैं, भाई नहीं, ये मैस क्रिएट मत करो। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद एक अलग से वीडियो आएगी, 5 मिनट की वीडियो होगी, उसको ज़रूर देखना। अदरवाइज यहाँ पे बहुत वो पड़ जाएगी, है ना, ये लंबी भी हो जाएगी और अननेसेसरी भी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। By any chance, if you clear this prelims and if you trust me as a person, as who is capable of guiding you, तो you can join this program after your prelims। क्लियर होता है तब भी, नहीं क्लियर होता है तो अगले साल के मेंस के लिए भी, या CAPF की अगर कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा है, तो वो भी इन चीज़ों को ज्वाइन वहाँ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 14-15 हज़ार की तो टेस्ट सीरीज़ लोग देते हैं, यहाँ तो मैं डेली, है ना, आपके इवेल्युएशन भी प्रॉमिस कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं एक फैकल्टी भी इस प्रोग्राम के लिए, अगर 20-25 लोग आए तो एक फैकल्टी है जो कि 3-4 मेंस जिन्होंने दिया है, मैंने भी खुद 4 मेंस दिए हैं, उन्होंने भी 3-4 मेंस दिए हुए हैं, हो सकता है वो भी इसमें एक पार्टनर के तौर पे ज्वाइन करें, है ना। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बेस्ट विशेज़ टू एवरीवन। और हाँ, जिनको ये जानना है कि ठीक है, मेरे कुछ मैं किन्हीं चीज़ों से लेके आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं लोग, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल भी आ रही है, कई लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरे नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, वो आप इसके बाद देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स and do participate in the comment section as well. It encourages me. Thank you so much. Bye bye.